अब तक आप सभी ने डीमन स्लेयर की लेटेस्ट मूवी को देख ही लिया होगा और ये फिल्म कितने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट लोगी मिशन जल्द ही लेकर आ जाएगा अपने एनिमाचार वाली वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम इस फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं, स्पेशली इस टॉपिक पे कि गियो की परफॉर्मेंस आकाजा के खिलाफ कैसी रही और क्या क्योजोरू रेंगोकू गियो से स्ट्रॉन्गर थे। I mean, वो भी तो आकाजा के खिलाफ लड़े थे ना, तो हमारे सामने दोनों फाइट्स अब आ चुकी हैं, तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि गियो और रेंगोकू में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था। हाँ, इस वीडियो में हम इसी पे खुल के बात करने वाले हैं, मांगा एनिमे सबको पर्सपेक्टिव में लेके। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। आप में से कई लोग LOTM के बारे में कमेंट्स में बार बार पूछते रहते हैं एंड लेट मी टेल यू, मैंने उसे भूला नहीं है। मैं अभी बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, फिर डीमन स्लेयर की मूवी आ गई तो उसको कवर करने में रह गया, और इसी बीच LOTM की सीजन भी आई थिंक खत्म हो गई है। एनिमे मैं देख नहीं रहा हूं, मतलब फर्स्ट सीजन। तो फाइनली हम इस संडे से LOTM को एकदम स्टार्ट से शुरू करने वाले हैं, जहां हर एक वीडियो में हम 50 चैप्टर्स को कवर करेंगे, मतलब एक दो आगे पीछे, और हर वीडियो संडे को ही आएगी, यानी एक वीकली सीरीज बन जाएगी जो कि काफी दिन चलेगी। दिन नहीं, महीनों चलने वाली है, 1 साल चल जाएगी लगता है। और हाँ, मैंने 8 बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो ये एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल्ड रहने वाली है, तो कुछ दिन वेट करो, बस आने ही वाली है LOTM, वो भी बहुत अच्छे से। सो यस, यही थी अपडेट, और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम रेंगोकू और गियो को कंपेयर करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, स्पेशली इन्फिनिटी कासल जो अभी मूवी आई है उसके अंदर से, और इन जनरल भी स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, तो जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो यहीं पे वीडियो बंद कर दो। नाउ, नई फिल्म के अंदर हमने कई अमेजिंग चीजें देखी हैं, जैसे कि टोमा और शिनोबू की फाइट, जिसके अंदर शिनोबू नहीं बच सकी, बट टेंशन मत लो, वो कुछ अमेजिंग करके गई है जो कि आपको अगली मूवी में देखने को मिलेगा 2 साल बाद। देन यहाँ एक फाइट हुई गियो और तांजीरो वर्सेस आकाजा, जहां गियो और तांजीरो जीत तो गए, बट ऑफ कोर्स आकाजा खुद से ही मतलब हार माना, नहीं तो सिचुएशन उल्टा पड़ सकता था। और हाँ, हम जेनित्सु को कैसे भूल सकते हैं, लॉन्डा थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म ना सिर्फ इजाद किया, बल्कि उस 7th फॉर्म के एक स्ट्राइक से नए अपर मून 6 काइगाकू को खत्म कर दिया। वैसे ये बताओ कि मेरी ये जेनित्सु वाली टी शर्ट कैसी लग रही है? लग रही है ना अच्छी? वेल, अच्छी तो लगनी ही थी, क्योंकि मैंने इसे परचेज किया है kolonive.com से। kolonive एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको प्रीमियम एनिमे टी शर्ट्स मिलती हैं। आप यहाँ क्यूरेटेड कलेक्शन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फेवरेट एनिमे, जैसे डीमन स्लेयर, वन पीस, नारुतो, AOT या इवन न्यू एनिमेज लाइक JJK, दान इत्यादि। इनकी कलेक्शन में रेगुलर टी शर्ट्स तो हैं ही, जैसे इस तरह की टी शर्ट है, और ओवरसाइज टी शर्ट्स भी हैं जो कि आजकल काफी चलती है। देन फिट, प्रिंट और मटेरियल का क्या ही कहना। फिट तो आप देख ही रहे हो, कितना अमेजिंग मस्त फिट हुआ है मेरे को, है कि नहीं? फिर प्रिंट भी आपको दिख ही रहा होगा कितना प्रीमियम है, और क्वालिटी मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट मैंने बस रैंडमली एक्सेल साइज बोल दिया, 4 टी शर्ट्स मेरे को आ गए, और सब के सब मजेदार तरीके से फिट हुए, चाहे वो रेगुलर थे या फिर ओवरसाइज। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप kolonive की वेबसाइट पे जाके अपनी मन पसंदीदा एनिमे टी शर्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि ये टी शर्ट्स बहुत हाई क्वालिटी रहने वाली है। वो जो 200-300 में मिलती है टी शर्ट, जो कि एक वॉश के बाद 0 रुपीज की हो जाती है, वैसी नहीं है ये। एक वॉश के बाद उनका तो कलर भी नहीं पता चलता लाल था या पीला, बट ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है ना, दिस इज डिफरेंट। ये एक प्रीमियम एनिमे लेयर अप है। तो देर किस बात की, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वहां जाओ, kolonive को चेकआउट करो, टी शर्ट्स को ऑर्डर करो। बस ऑर्डर करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि मेरी कोड LOGI यानी लोगी का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि उससे आपको मिल जाएगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो फिर कर लो ऑर्डर, वेट किस बात की। कमिंग बैक टू वीडियो, अगर हम म्यूगेन ट्रेन वाली मूवी पे जाते हैं, तो वहां हमने आकाजा वर्सेस रेंगोकू वाली फाइट देखी थी। रेंगोकू वहां काफी तगड़ा लड़े थे, एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि भैया वो नेचुरल बॉर्न प्रोडिजी थे। जब रेंगोकू के पिता ने उनकी ट्रेनिंग बंद कर दी, तो रेंगोकू बस बुक्स में पढ़ के फ्लेम ब्रीदिंग को सीख लिए। समझ रहे हो, एक बंदा खुद से ब्रीदिंग टेक्निक सीख गया, वो भी तगड़ी वाली। इतना ही नहीं, रेंगोकू की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी या फिर उनकी जो स्पीड थी, वो भी नेक्स्ट लेवल पे थी। इसके अलावा रेंगोकू काफी कॉन्फिडेंट इंसान थे, बहुत ही अच्छा उनका एक ऑरा था,
और एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। याद है ना कैसे वो तांजीरो को तुरंत ही मेंटोर करने लग गए थे, बाकी दोनों को भी। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा रेंगोकू के अंदर कुछ और चीजें भी थी, जैसे कि इंडोमिटेबल विल और इमेंस फाइटिंग स्पिरिट। मांगा के चैप्टर 63 में आकाजा क्लियरली कहता है कि रेंगोकू की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो एकदम एज ऑफ परफेक्शन पे है। अब यहां मैं स्पेसिफिकली मांगा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मांगा और एनिमे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्पेशली डीमन स्लेयर में। मतलब एनिमे के अंदर चीजों को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखाया जाता है इन डीमन स्लेयर। हाँ, वो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए चीजें ऐड करते हैं, तो सोर्स मटेरियल तो मांगा ही है। अब अगर आपको याद हो तो आकाजा ने काफी जल्दी ही रेंगोकू के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया था। स्टिल रेंगोकू उसे होल्ड कर लिए थे, उसके हाथ को ही पकड़ लिए थे कि भैया अब तू भी मेरे साथ फंसा रहेगा और जैसे ही सूरज निकलेगा तू भी खत्म होगा। अल्टीमेटली आकाजा भाग गया और रेंगोकू भी नहीं बच सके। बट हाँ, यहाँ जो रेंगोकू की फाइटिंग स्पिरिट थी वो नेक्स्ट लेवल पे थी। और एक और बात कि रेंगोकू को मार्क भी नहीं आया था। अब मार्क नहीं आने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फॉर नाउ वी कैन से कि भले रेंगोकू की जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो नेक्स्ट लेवल पे थी, स्टिल वो आकाजा को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाए थे, उसे हरा नहीं पाए थे। वहीं अगर हम गियो की बात करते हैं तो वो रेंगोकू के ठीक ऑपोजिट है। मतलब काफी शांत सा स्वभाव है, उतना लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना, इनफैक्ट वो तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो हाँ, गियो की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग उन्हें कम आंकते हैं। वैसे अगर बात सिर्फ स्पीड और स्ट्रेंथ की हो तो आई बिलीव कि रेंगोकू का स्ट्रेंथ भी ज्यादा था गियो से एंड स्पीड भी ज्यादा था। मांगा में क्लियरली बताया गया है कि अगर हाशिरास के बीच पंजा लड़ाऊ प्रतियोगिता हो जाए तो उसमें ऑफ कोर्स गियोमी टॉप पे रहेंगे, सेकंड पे तेंगेन उजुई और थर्ड पे अपने रेंगोकू ही होंगे। और गियो इस लिस्ट में काफी नीचे हैं। तो हाँ, स्ट्रेंथ में तो रेंगोकू आगे हैं, प्रूव हो गया। बट क्या इससे ये प्रूव हो जाता है कि रेंगोकू गियो से बेटर थे? नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि गियू इज अ बेटर हाशिरा हु इज मोर पावरफुल देन रेंगोकू। आई नो ये सुन के आपके मन से गाली निकल रही होगी, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और कई रेंगोकू फैंस तो अभी तक कमेंट सेक्शन को रंग दिए होंगे लाल। लेकिन इस पॉइंट से मैं वीडियो में आपको कुछ क्लियर फैक्ट्स बताऊंगा जिसे थोड़े शांत मन से अगर आप सुनोगे तो आप भी मेरे पॉइंट्स को समझ जाओगे। सबसे पहली बात यह कि गियो की जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो रेंगोकू से कहीं ज्यादा बेहतर है। इतनी कि आकाजा तक गियो की भराई कर देता है, सेइंग कि उसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो बहुत फाइनली डेवलप्ड है। देन गियो की सबसे यूनिक एबिलिटी ये थी कि वो वाटर ब्रीदिंग के अंदर अपनी एक अलग 11th फॉर्म बना दिए थे जिसका नाम था डेड काम। यानी कि गियो को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे कुछ ज्यादा ही पकड़ था, इतना कि जो था वो तो सीख लिया, अब कुछ नया बना देंगे। देन मेरा मानना है कि गियो की जो बैटल आईक्यू है वो भी रेंगोकू से बेटर है। मतलब फाइटिंग स्पिरिट भले रेंगोकू के अंदर ज्यादा है, लेकिन जब बैटल आईक्यू की बात आती है तो वहां अगेन गियो आगे हैं। अब यहां हमेशा एक पॉइंट उठाया जाता है कि चैप्टर 62 से 66 के बीच रेंगोकू अकेले आकाजा से लड़े थे। वहीं चैप्टर 148 से 156 के बीच में गियो लड़े थे आकाजा से, लेकिन उनके साथ तांजीरो भी था जो कि अपने पीक लेवल पे था, ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरह से हाशिरा लेवल। अगर तांजीरो ना होता तो गियो का भी रेंगोकू वाला ही हाल हो जाता। आई एग्री, क्योंकि आकाजा जितना स्ट्रॉन्ग था वो रेंगोकू को तो खत्म किया ही, गियो को भी खत्म कर सकता था एंड गियो प्लस तांजीरो इनके कॉम्बो को भी खत्म कर देता अगर वो खुद से नहीं मानता कि भैया हो गया, दिस इज डन। लौंडा लिटरली अपना सर कटवाने के बाद मुंडी रीजनरेट करने लग गया था। वो तो अच्छा हुआ पुरानी बातें याद आ गई तो रुक गया, वरना गेम यही ओवर था। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच लोग एक इस छोटी पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं कि जब आकाजा रेंगोकू से लड़ा था तो वो ऑल आउट गया ही नहीं था, मजाक कर रहा था बंदा। हाँ, वो अलग बात है कि हाथ फंसा के गर्दन पे तलवार रख के आकाजा को एक स्टिच में पकड़ लिया गया था कि भैया अब सन उगेगा और वो खत्म होगा। बट द ट्रुथ इज कि आकाजा अपने पावर्स का पूर्ण इस्तेमाल नहीं किया था अगेंस्ट रेंगोकू, लेकिन जब वो गियो से लड़ा तो आकाजा अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था। देन गियो वाली लड़ाई में गियो आकाजा के डिसऑर्डर मूव को आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिए थे, जबकि रेंगोकू के केस में उसी मूव से उनकी आंख और रिब्स पर गहरे जख्म हुए थे। नाउ आकाजा से लड़ते वक्त गियो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी एक्टिवेट किया जिससे वो और भी फास्ट हो गए थे। देन आकाजा को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी थी, एकदम लिमिट पे ले गया था। अब ये मार्क क्या है वो तो आप लोग जानते ही हैं, और मार्क कब डेवलप होता है, कब आता है, ये भी आप जानते हैं। मतलब जब हार्ट बीट कुछ 200 बीट्स पर मिनट हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ है। मार्क के कारण एक नेक्स्ट लेवल का पावर अप आता है जो कि रेंगोकू को नहीं मिल पाया था क्योंकि उनका मार्क एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इस पे कई लोग बोलते हैं कि
रेंगोकू का तो मार्क ही एक्टिवेट नहीं हुआ, वो वीक है। लेकिन नहीं, ये पॉइंट गलत है। इस पॉइंट पे आप प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि मार्क को लेके एक अलग चीज है। मार्क काइंड ऑफ एक फैलने वाली चीज है, किसी बीमारी की तरह। बीमारी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, बट स्टिल हाँ, ये फैलती है। अगर एक को हुआ तो सभी लोगों को होने लग जाता है जो आसपास होते हैं। मतलब आसपास के लोग अनलॉक करते हैं। तो पहले तांजीरो अनलॉक किया, जिसके बाद सभी डीमंस लेके जो हाशिरास थे धीरे धीरे अनलॉक करने लग गए मार्क को। लेकिन जब रेंगोकू एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे किसी ने मार्क को अनलॉक नहीं किया था आसपास, तो इस कारण से ही उनका भी मार्क अनलॉक नहीं हुआ उस डेस्परेट सिचुएशन में। वरना रेंगोकू भी इसे इजीली अनलॉक कर लेते क्योंकि उनकी स्पिरिट वैसी थी। तो हाँ, मार्क वाले पॉइंट को अपन साइड में रख देते हैं, उससे हम जज नहीं कर सकते कि भैया कौन स्ट्रांग है। वैसे वीडियो में आगे हम एक मार्क्ड वर्जन पे भी पोटेंशियल डिस्कशन करेंगे, एंड तक देखो वीडियो। सो यस, इवन इफ गियू वीक है रेंगोकू से फिजिकली और उनकी जो स्पीड है वो भी रेंगोकू से आई थिंक कम ही है, स्टिल गियू की जिस लेवल पे स्किल है और जिस तरह से वो अपने ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके नई चीजें बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेंगोकू से ऊपर है। गियू की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है और उनकी बैटल आईक्यू भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आकाजा से इतना पिटने के बाद भी गियू फाइनल बैटल में मुजान से ना सिर्फ लड़े थे बल्कि उस बैटल को सरवाइव भी किए, और इसीलिए ओवरऑल गियू रेंगोकू से ज्यादा पावरफुल हैं। अब आप बोलोगे कि अगर गियू रेंगोकू से ज्यादा पावरफुल हैं तो फिर क्यों कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद रेंगोकू ज्यादा पावरफुल हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के कमेंट में मुझे गालियां पड़ रही होंगी जहां लोग रेंगोकू को सपोर्ट कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि पूरी वीडियो ही बकवास है। वेल, रेंगोकू को ज्यादा पावरफुल मानने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन है। रीजन ये है कि रेंगोकू का जो रॉ टैलेंट है वो कहीं ना कहीं गियू से बेटर था, लेकिन रेंगोकू को कभी फॉर्मल ट्रेनिंग मिली ही नहीं थी, जबकि उनके जो पिता थे वो फ्लेम हाशिरा थे प्रीवियस वाले। इसीलिए रेंगोकू को खुद से ही फ्लेम ब्रीदिंग सीखनी पड़ी। फिर भी खुद से सीख के कितने कम समय में वो हाशिरा बन गए। देन रेंगोकू एक अच्छे इंसान थे, दूसरों को सिखाते थे, उनकी स्पिरिट नेक्स्ट लेवल पे थी और इसी कारण वो फैंस के बीच कहीं ना कहीं फेवरेट बन गए। लेकिन क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कम हुई थी, किसी से वो सीखे नहीं थे, तो उनकी जो फिटनेस थी ना वो कहीं ना कहीं गियू से कम रह गई। गियू शांत, वीक और अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन इसी वजह से वो एक्सपर्ट बने क्योंकि ना सिर्फ वो फॉर्मली ट्रेनिंग लिए बल्कि वो हमेशा बेटर होना चाहते थे। उनकी जो बैक स्टोरी है वो जो जानते होंगे उन्हें पता होगा। सो यस, अगर रेंगोकू को स्टार्ट से अच्छी ट्रेनिंग मिलती, देन अगर उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा होता, वो थोड़ा और समय बिताए होते इस पूरे चीज के अंदर, तो नो डाउट वो गियू से स्ट्रॉन्गर होते। टैलेंट उनमें गियू से ज्यादा था। इनफैक्ट अगर रेंगोकू फाइनल बैटल में होते तो वो ना सिर्फ मार्क को अनलॉक करते बल्कि शायद वो गियू से बेटर भी होते। लेकिन जिस अनफॉर्चुनेट कंडीशन में वो खत्म हुए थे, उस पॉइंट से अगर हम कंपेयर करते हैं गियू के मार्क से जस्ट पहले वाला पॉइंट, तो गियू उस पॉइंट पे रेंगोकू से बेटर है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कि क्या होता अगर रेंगोकू भी अपना मार्क अनलॉक कर लेते, तब क्या वो गियू से बेटर हो जाते? वेल, इट डिपेंड्स। अगर रेंगोकू को टाइम मिलता टू फॉर्मली ट्रेन, फाइनल बैटल के अंदर वो भी जाते पूरी तरह से ट्रेनिंग लेके, अपने एजेस को फाइन ट्यून करके, अपनी टेक्निक को और इंप्रूव करके, एंड देन वो मार्क अनलॉक करते, तो ऑफ कोर्स वो गियू से बेटर होते। उनकी रॉनेस कंट्रोल में आ जाती और एक फिनिश आ जाता कला के अंदर जो कि मिसिंग था उनके अंदर। लेकिन अगर वो आकाजा वाली मुगेन ट्रेन आर्क फाइट में मार्क अनलॉक कर लेते तो उस पॉइंट पे भी वो मार्क गियू से बेटर नहीं होते। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि गियू और रेंगोकू के अंदर स्ट्रॉन्गर कौन है और क्यों है। मैंने यहाँ काफी ऑब्जेक्टिवली इसे समझाने की कोशिश करी है। इनफैक्ट इस वीडियो के लिए मैं मांगा के कुछ चैप्टर्स को वापस से पढ़ा हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी और आए। स्टिल अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में अपने पॉइंट्स बताइएगा, लेकिन प्यार से, ठीक है? मेरे पे चढ़ मत जाना। वही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कोलोनाइव, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।